बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरा दफ्तर में आज पहला दिन था। गो के ज्यादा काम का बोझ नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मुझे रात हो चुकी थी। मैं सीधा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। मौसम ने गड़बड़ शुरू कर दी थी। बारिश का कोई मौसम तो नहीं था, लेकिन अल्लाह के कामों का क्या पता होता है। मैं जल्दी से शुमाल की जानिब बनी पार्किंग की तरफ बढ़ रहा था कि अगर कहीं बारिश शुरू हो गई तो फिर क्या करूंगा। मैं जैसे ही गाड़ी की तरफ बढ़ा तो गाड़ी की दूसरी तरफ से एक स्याह लिबास में उधेड़ सा उम्र का आदमी अचानक ही निकलकर मेरे सामने आ गया। सच पूछे तो एक दफा तो दिल की धड़कन ने काम करना ही छोड़ दिया था, लेकिन फिर हिम्मत करके लॉक खोलने की कोशिश करने लगा तो वो बूढ़ा मुझसे मुखातिब हुआ। अरे बेटे, जहाँ जाते हो अगर बुरा न मनाओ तो मुझे इस वक्त अपनी गाड़ी में बिठा सकते हो। दरअसल मैं यहाँ से कुछ ही फासले पर एक कंपनी का गार्ड हूँ। ड्यूटी तो मेरी दिन की थी, लेकिन रात ड्यूटी करने वाला गार्ड आज देर से आया तो मुझे उसके हिस्से की ड्यूटी भी करनी पड़ गई। अभी वो आया है तो मैं उससे फिर अपनी जगह छोड़कर घर जाने लगा हूँ, लेकिन इस मौसम में बड़ी मुश्किल हो रही है। रात के इस पहर किसी रिक्शे या गाड़ी का मिलना भी नामुमकिन है, इसीलिए मुझे अपने साथ बिठा लो। न जाने क्यों पहले मेरे दिल में यही आया कि मैं इसे रिस्क नहीं लेता, लेकिन दिन ब दिन इस किस्म के वाक़यात दरपेश आ रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अरे बेटा, किन सोचों में गुम हो गए? वह बूढ़ा इंतजार की शिद्दत से कोफ्त खाते हुए मुझसे कह रहा था। फिर एकदम से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैंने भी मौका और हालात के पेश नज़र जल्दी से दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गया। दूसरा दरवाज़ा खुलते ही बाबा जी मुझसे पहले ही अंदर बैठ चुके थे। मुझे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन रात के इस पहर एक मजबूर को और क्या कहता। मैं ड्राइविंग कर रहा था। दोनों तरफ मुकम्मल खामोशी थी। कुछ कहने को था ही नहीं। बारिश थी कि बढ़ती जा रही थी, ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला मालूम होता था। बड़े ही निहमाक से गाड़ी चलाते हुए अचानक ही मेरे जहन में एक सवाल आया। बाबा जी, आप इस उम्र में काम करते हैं, मेरा मतलब है कि मुश्किल नहीं हो जाता इस उम्र में रात के इस पहर तक काम करते रहना? मैंने एक ही सांस में ढेरों सवाल कर दिए और मुझे यही लग रहा था कि होगी वही कोई पुरानी कहानी कि बेटे शादी के बाद बदल गए, वो कुछ भी नहीं करते, वगैरह वगैरह। लेकिन जब काफी देर चुपचाप माहौल में गुजरी तो वो बूढ़ा मेरी जानिब देखने लगा। न जाने क्या था उसकी आंखों में कि हकीकतन में ज्यादा देर तक उसकी तरफ देख ही नहीं सका और अपनी ड्राइविंग पर फोकस रखा। बेटा, मेरे 5 बेटे पैदा हुए। वो जैसे ही 20 साल के होते हैं वो अल्लाह के पास वापस चले जाते हैं। यही वजह थी कि मुझे इस उम्र में काम करना पड़ रहा है। दूसरे बेटे की वफात का सदमा मेरी बीवी बर्दाश्त ही न कर सकी और अल्लाह को प्यारी हो गई। बस तब से लेकर अब तक मैं हूं और मेरी तन्हाई है। न जाने क्यों मुझे इस लम्हे उस बूढ़े पर बेहद तरस आया। मैंने न जाने कैसे उस बूढ़े को अपने घर के ऊपर वाले खाली कमरे में रहने की पेशकश कर दी। कुछ ही देर की खामोशी के बाद बूढ़ा एक ठंडी सांस लेते हुए मेरे साथ चलने और फिर मुस्तकिल तौर पर रहने पर मुत्तफिक हो गया। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी क्योंकि मुझे अब मजीद कोई सवाल नहीं करना था। पूरा ध्यान ड्राइविंग पर रखते हुए मैं घर की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ने के बजाय शॉर्टकट लेना पसंद किया कि वो सड़क कभी कभी बड़ी ही सुनसान हो जाती है और आए दिन की बढ़ती हुई बेरोजगारी की वजह से लूट खसूट के वाकयात भी उरूज पर पहुंच चुके हैं। घर पहुंचने में अभी कुछ वक्त बाकी था। हमें रात के 12 बज गए। अभी घर काफी दूर था। मैं जैसे ही उस सड़क पर मुड़ा तो कहीं से 2 कुत्ते सामने से निकल आए। मैं बड़ा हैरान था क्योंकि आसपास ना तो कोई झाड़ी थी, ना ही कोई वीरानी कि जिसके बिना पर मैं समझता कि इन झाड़ियों में से निकल आए हैं। मैंने एकदम से ब्रेक लगाई क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करता तो गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंच जाता। एकदम से ब्रेक लगाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि कुत्ते बहुत ही करीब आ चुके थे और ऐन छत पर जा चढ़े थे। अब सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि मैं इस हालत में भी गाड़ी नहीं चला रहा था कि कहीं कोई बड़ा नुकसान ही न करवा लूं। मेरे साथ बैठा बाबा मुसलसल उन्हीं कुत्तों को घूरने में लगा हुआ था। वो गाड़ी की छत के अंदरूनी तरफ से उनको वहां से हटाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे थे। मजबूरन इस शदीद बारिश में मुझे गाड़ी को एक तरफ लगाना पड़ा।
मेरे लाख मना करने के बावजूद बाबा जी बाहर निकल गए और एक मुक्का उन कुत्तों की कमर पर रसीद किया। वो भौंकते मुंह से झाग निकालते बाबा की तरफ लपके। तब तक वो गाड़ी में बैठकर दरवाजा लॉक कर चुके थे। मैं इस कदर दहशतनाक सूरत हाल में भी बूढ़े की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। क्या आप जिम्नास्टिक में कहीं रह चुके हैं? मैं दारू तहसीन से बूढ़े की जानिब देखते हुए पूछ रहा था। अरे नहीं बेटा, ये तो देसी खानों की बदौलत है। अब हम बूढ़े तुम जवानों की तरह थोड़ी केक, जिंगर, बर्गर, शवारमे खाते हैं। मुझे रफ्ता रफ्ता अंदाजा हो रहा था कि बाबा तो कुछ अंग्रेजी नहीं बल्कि काफी सारी अंग्रेजी भी जानता है। घर बहुत ही करीब आ चुका था। मैंने हॉर्न देने के बजाय एक फोन निकाल कर बहन को कॉल की, जो कि उसने फौरन से उठा ली। मतलब वो अभी तक जाग रही थी। उसने जल्दी से गेट खोल दिया और मैं गाड़ी अंदर ले जा चुका था। गाड़ी से उतरते ही मैंने बाबा जी को भी उतरने को कहा। उनके उतरने के बाद मैं उन्हें लेकर ड्राइंग रूम में ले गया। फरजीन मुझे बड़ी अजीब नजरों से देख रही थी। मैंने उसे इशारे से समझाया कि अभी कुछ ही देर में मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। डाइनिंग रूम में बैठने के बाद ही अम्मा भी हाथ में तस्बीह लिए आ गई और आते ही मुझ पर फूंके मारने लगी। नादिर बच्चे, इतनी देर कहाँ लगा दी? अम्मा जी वो मैं बताने ही लगा था कि सोच आई कि पहले बाबा जी का तारुफ तो करवा दूं। बी अम्मा को सारी बात बता दी, लेकिन उनके चेहरे के तासुरात से लग रहा था कि वो मेरे इस अमल से कुछ ज्यादा खुश नहीं हुई हैं। बहरहाल बहुत दूरअंदेशी होने की वजह से वो फिलहाल चुप हो गई थी। और फिर महरीन फरजीन से छोटी ही हमारे लिए खाना ले आई। बाबा जी ने बड़ी ही रग़बत से खाना खाया और फिर मैं उन्हें खुद ऊपर वाले कमरे में छोड़ आया। जैसे ही मैं नीचे आया तो भी अम्मा, फरजीन, महरीन के साथ साथ अफशीन भी वहीं पे ही बैठी हुई थी। वो चारों मेरी तरफ बड़ी ही अजीब नजरों से देख रही थी। नादिर बच्चे, मेरी जान, जानते भी हो कि ये घर लड़कियों वाला है और वो भी जवान कंवारी, तो फिर तुम कैसे एक अनजान बूढ़े को यहाँ अपने घर में मुस्तकिल तौर पर ला सकते हो? अम्मा जी, वो कोई जवान आदमी तो है नहीं जिसकी वजह से कोई परेशानी बने, और वो वैसे भी पूरा दिन तो अपने काम पर ही रहेगा। फिर रात के कुछ पहर ही तो हैं उसने यहाँ गुजारने हैं, फिर काहे की परेशानी अम्मा जी? मेरी इस दलील पर भी अम्मा मुतमईन नहीं हुई और कहने लगी कि बस ठीक है, ज्यादा अरसे से यहाँ रखने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल के बूढ़े जवानों से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। अम्मा की बात से मेरे दिल को भी एक धचका सा लगा, लेकिन मैं फिल वक्त चुप कर गया और सोने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रात वैसे भी आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। जिस जगह पर मेरा कमरा था, ऐन उसके ऊपर वाला कमरा उस बूढ़े को दिया था। मेन बेड पर लेट गया। अचानक से नजर छत की जानिब उठी तो कुछ ऐसा मालूम हुआ जैसे मेरे कमरे की छत में एक दरार सी है। मैं बहुत बहादुर इंसान हूँ, लेकिन ये मकानों और इमारत में दरारों को देखकर तो बड़ी ही अजीब सी हालत हो जाती है। मैं उठकर उस दरार के बिल्कुल नीचे चला गया, लेकिन वो दरार कुछ ऐसी न थी कि मैं मजीद परेशान हो जाता। मैंने उस दरार को नजरअंदाज किया और वापस आकर बेड पर लेट गया। फिर न जाने कब आंख लग गई, पता ही नहीं चला। सुबह दफ्तर जाने में भी देर हो गई क्योंकि आंख ही नहीं खुली थी। अफशी उठाने के लिए मैंने उठते ही बाबे के बारे में पूछा तो पता चला कि वो तो फजर के वक्त ही चला गया था। अच्छा, नाश्ता तो नहीं किया होगा, मैंने भी एक बेढंगा सा सवाल कर दिया। अरे भाई, अब फजर के वक्त हमारे घर में नाश्ता कब से तैयार होने लगा? मैं अफशीन की बात सुनकर खुद ही सर को खुजाने लग गया। अच्छा चले आए, नाश्ता तैयार है, वो तो कर लें। मैं अफशीन के पीछे ही बाहर निकल आया। नाश्ते पर सब मेरा इंतजार कर रहे थे। जल्दी से हलक से 2 नवाले नीचे उतारे और फिर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। रात के अंधेरे में तो नहीं, लेकिन अब मैं वाज़े देख सकता था कि गाड़ी की छत पर कुत्तों के पंजों के निशान बड़े वाज़े थे। एकदम से खौफ व हरास मेरे वजूद में सरायत कर गया। खैर, सर को झटकते हुए मैं गाड़ी में बैठकर दफ्तर की जानिब रवाना हो गया। पूरा दिन सर खुजाने की कहीं फुर्सत ही न मिली। शाम में आए दफा बाबे का ख्याल आया। दिल में तो यही था कि कहीं अगर नजर आए तो साथ ही ले चलता हूँ। पार्किंग एरिया से गाड़ी निकालते हुए फुटपाथ के पास खड़ी करके इंतजार करने लगा। जब काफी देर गुजर गई तो फरजीन की कॉल आई और वो कहने लगी कि भाई, आपका वो बाबा घर पहुंच चुका है, आप वहां खड़े होकर बेकार में इंतजार ना करें। मैंने ये सुनते ही गाड़ी आगे की जानिब बढ़ा दी और फिर बिना ब्रेक लगाए घर जाकर ही दम लिया। घर में पहुंचा तो बाबा जी ड्राइंग रूम में ही सबके साथ बैठे खुशगपियां करने में मसरूफ थे। अम्मा जी भी हंस हंस कर बातें कर रही थी और बाबा जी को गुजरे हुए दिन याद दिलाते हुए
ठंडी सांसें भर रही थी। मेरे लिए ये मंजर बड़ा ही अजीब था कि एक रात में ही क्या माजरा हो गया। फिर कुछ देर के बाद खुद ही बात समझ में आ गई कि अम्मा और बाबा जी हम उम्री की वजह से उन बीते जमानों में कुछ खास फर्क नहीं था। इसीलिए उसके जहन मिलते जुलते ये नौबत आ गई कि अम्मा जी ने बिना चूं चरा किए उनके यहाँ रहने पर कोई एतराज नहीं किया। बड़े ही अच्छे माहौल में रात का खाना खाया गया और फिर चाय का एक तवील दौर चला। इस ठिठुरती सर्दी में तो जितनी दफा भी चाय पी जाए कम ही लगती है। मेरी तीनों बहनें भी बाबा जी को अंकल कहकर पुकारने लगी, वो भी बेटी बेटी कहकर थकते नहीं थे। मेरी आदत थी कि रात के खाने के बाद एक तवील मुताला लाजमी करता था। मेरे मजबूत मैदे की यही तो एक वजह थी कि मैं हमेशा तंदुरुस्त रहता था। अपने कमरे की दाहिनी दीवार में बनी वसी अलमारी में रखी बेशुमार किताबों में से अपनी पसंदीदा मौजूद तारीख पाकिस्तान की एक किताब उठाई और रोलिंग चेयर पर किताब के मुताले में गर्क हो गया। मुझे तो कुछ पता ही न चल सका कि मेरी गैर मौजूदगी में कोई कैसे मेरे घर में नक़ब ज़नी में इस हद तक कामयाब हो चुका था कि फिर उससे जान छुड़ाना इतना मुश्किल हो गया था। मैं मुताले में मसरूफ था कि मुझे खनकती हंसी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उंगली मारकर कान को साफ करने की कोशिश की क्योंकि मेरी बहनों की हंसी ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। दूसरी और फिर तीसरी दफा जैसे ही वो आवाज आई तो मैं उठकर खिड़की के उस पार मुकम्मल तवज्जो से देखना शुरू हो गया। आवाज कहीं और से नहीं बल्कि ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। मेरे दिल में अजीब सा वसवसा पैदा हो गया। मैंने बिना वक्त देखे कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियां फलांगनी शुरू कर दी। हंसी मजीद करीब होती जा रही थी और फिर एकदम से मेरे तन बदन में सन्नाटे की लहर दौड़ गई जब मैंने खुले दरवाजे से फरजीन को उस कमरे में देखा। मैं ना चाहते हुए भी कमरे में चला गया और जाते ही चीख कर बोलने लगा। मेरी चीख सुनकर बाबा जी ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और बड़ी हैरत से देखते हुए पूछने लगे, बरखुरदार, खैरियत तो है ना? रात के 2 बजे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पूरे कमरे पर एक तेज नजर डाली लेकिन कहीं भी फरजीन की परछाई भी नजर नहीं आई। मैंने फिर अटैच वॉशरूम को देखा लेकिन कहीं नहीं थी वो। हालांकि एक लम्हा पहले ही तो मैंने उसे यहाँ इसी कमरे में हंसते हुए देखा था। यहाँ इसी कमरे में। आगे मेरी जबान ही गुंग हो गई और मैं वैसे ही दबे कदमों वापस आ गया। झुके सर के साथ मैं ऐसे वापस आ रहा था जैसे मैंने वाकई ही वहां पर फरजीन को देख लिया हो। मुझे तो खुश होना चाहिए कि वहां कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसके बिना पर मैं शर्मिंदगी महसूस करता। न जाने क्यों मेरे दिल में एक बाल सा आ गया था कि फरजीन वहां थी लेकिन मुझे देखते हुए उसे कहीं गायब कर दिया गया। अभी दूसरी रात थी उस बाबे की आमद को और ये वाक़या भी हो गया। आगे मजीद ये यहाँ रुका तो न जाने क्या होगा। एक तरकीब मेरे जहन में आई और मैं जल्दी से बहनों के कमरे की तरफ भागा। बी अम्मा और तीनों बहनें एक ही कमरे में सोती थी। मेरे वहमो गुमान में तो यही था कि फरजीन के अलावा बाकी सब वहीं पर होंगी, लेकिन मेरे सारे वहम ही साबित हुए क्योंकि फरजीन अपनी ही मखसूस जगह पर बेखबर सो रही थी। उसके मासूम से चेहरे में ख्वाज़े कसा के ऐसे रंग बिखरे हुए थे कि मैं काफी देर खड़ा उसे देखता रहा। जैसे भी अम्मा ने करवट बदली मेरा एक कदम बाहर की तरफ था। मैं जल्दी से कमरे में आ गया और कुछ पुरसुकून सा होकर सोने लगा। मैं लेट चुका था और सोने की कोशिश करने लगा क्योंकि रोज का मामूल ही बन चुका था कि रात सोने में बहुत देर हो जाती थी। सुबह भी मामूल आंख देर से ही खुली और बाबा जा चुका था। बाकी सब लोग नाश्ते की मेज पर बैठे थे। मामूल की गुफ्तगू से हटकर आज बाबा बरकत को ही याद किया जा रहा था और गुफ्तगू में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने में महरीन सबसे आगे थी। हालांकि मेरे ख्याल में तो फरजीन को सबसे आगे होना चाहिए था। उनकी सारी गुफ्तगू में बापा जी की आदात और अतवार और तौर तरीकों से उनकी फर्ज शनासी, बहादुरी के किस्से और फिर साथ ही कैसे वो डाकुओं से लड़ रहे थे वगैरह वगैरह शामिल था। मैं चुप करके जाकर बैठ गया। मेरी तरफ किसी ने खास तवज्जो ही न दी। बस बी अम्मा नाश्ते के लिए बर्तन मेरे सामने रखती रही और साथ में कहती रही कि भाई बरकत के लिए कुछ नए कपड़े खरीद ला, बेचारे जिस दिन से आए हैं एक ही लिबास में हैं। बेटा, अब वो भी इस घर का हिस्सा है तो हमारा फर्ज बनता है ना कि उनका भी बिल्कुल अपने ही जैसा ख्याल रखें। मैं हैरानगी से सबकी बातें सुन रहा था जिसकी जबान पर सिर्फ बरकत बाबा के ही नाम था। बड़ी ही बेदिली से मैंने नाश्ता मुकम्मल किया और फिर दफ्तर के लिए निकल गया। दफ्तर में भी दिल कम ही लगा।
आधे दिन की ब्रेक के बाद मैं फाइल सी दस्तखत कर रहा था कि गार्ड मेरे पास आया, एक खाकी लिफाफा लेकर, जिसकी मोटी सी तह मुझे ये बता रही थी कि इसमें ढेर सारी किताबें हैं। मैंने वो लिफाफा वसूल किया और फिर अपने काम में मशगूल होने से पहले उस लिफाफे को चाक करके देखा। जैसे ही खाकी लिफाफा पीछे हटा तो उसमें से एक मोटी सी किताब बरामद हुई। भेजने वाले ने एक फूल और एक कार्ड भी साथ ही भेजा था। कार्ड पर महज नेक ख्वाहिशात लिखा हुआ था और फूल तो जैसे अभी भी शाख से तोड़ा गया हो। मैंने फूल एक तरफ रखा और किताब को देखने लगा। कोई बहुत ही पुरानी किताब थी, मतलब तारीख से मुताल्लिक। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। ऐसी किताबें तो मुझे शुरू से पसंद थी। इसके पहले वर्ग को पलटकर देखा तो उस पर लिखी गई तहरीर ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। हम आज तुम्हारे हाथों में हैं, हमारे नाम और कारनामे तुम्हारी जबान पर हैं। कल बिल्कुल इसी तरह तुम भी किसी के हाथों और जबान पर होगे। तहरीर नहीं थी, कोई जादू था जिसको पढ़ने के साथ ही मेरे दिलो दिमाग में एक अजीब से करंट दौड़ने लगा। ऐसे लगा जैसे खून ने जमना शुरू कर दिया। तहरीर की सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि ये सारी की सारी किताब ही हाथ से लिखी हुई थी। मैंने कुछ लम्हात में ही किताब के औराक को पलट कर रख दिया। सारी किताब हाथ से लिखे हुए मोतियों की मानंद लग रही थी। इसकी खूबसूरती अपनी जगह पर थी, लेकिन वो इस कदर जाज़िब नजर लिखाई थी कि आज के दौर में ऐसी कंपोजिंग से भी खूबसूरती नहीं आती। शाम हो चुकी थी। मैं उस किताब के जरिए पूरे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के मौजूदा, उजड़ी और माजी की हस्ती बस्ती तहजीब की एक दफा सैर कराया था। वाकई ये किताब मेरी रातों की नींद उड़ाने को काफी थी। यार, आज घर जाने का कोई इरादा नहीं है क्या? बिलाल न जाने कब से मेरे सर पर खड़ा होकर मुझसे ये पूछने की कोशिश कर रहा था कि घर कब जाओगे, या इसी किताब में खो जाने का इरादा रखते हो। मैंने बिलाल की बात सुनी तो आस पास नजर दौड़ाई। सब लोग जा चुके थे। मैं भी शर्मिंदा सा उठा और गाड़ी की जानिब बगल में पिछले जमाने के मुंशियों की तरह अपनी दिल फरेब और कीमती किताब दाबे खरामा खरामा बढ़ रहा था। बिलाल भी अपनी बाइक पर जा चुका था। आज घर अभी नहीं जाना था, बल्कि एक दोस्त की तरफ जाना था जिसका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। उसकी अयादत के लिए जाना था। मैं तकरीबन आधे घंटे के बाद उसके घर के सामने खड़ा था। बेल देने पर उसी महजबीन की आवाज सुनाई दी जिसके लिए मैं अक्सर ही उस घर का रुख कर लिया करता था। सलवी दरवाजे से पीछे हट गई, मतलब कि मैं अंदर आ जाऊं। मैंने उसे मोहब्बत भरा सलाम किया और फिर आकिफ का पूछते हुए अंदर चला गया। आकिफ के साथ हमारे फैमिली ताल्लुकात भी हैं, इसीलिए उनके घर आने जाने में कोई मजाहिका कभी भी नहीं हुआ। आकिफ पहले से कुछ बेहतर था और वहां महजबीन का चुपके चुपके देखने की अदा हमेशा से ही बिजली मालूम होती थी। हमारी मंगनी भी 1 साल पहले हो चुकी थी और फरजीन की यहाँ आकिफ की तरफ। आकिफ के वालिदैन फिलहाल अपने दूसरे बेटे के पास शारजा गए हुए थे। उनके वहां से वापसी पर हमारी शादी होना तय पाई थी। मैं कुछ देर बैठा और फिर घर वापस आने के लिए गाड़ी में आ बैठा। आकिफ का घर मार्केट की तरफ था। मैं अभी गाड़ी में था कि मेरी नजर सामने के मंजर पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। मैं जो इतने सारे दिनों से तजब्जुब के आलम में था, अभी अपनी बेचैन रूह की वजह से बल खाकर रह गया, क्योंकि सामने एक दुकान में से बरकत और महरीन खुशगपियां करते हुए निकल रहे थे। महरीन के हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स थे और वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब चलते हुए आ रहे थे। मैंने गाड़ी रोक दी ताकि उन दोनों को भी साथ ले लूं, लेकिन ये क्या, ये तो किसी और ही तरफ निकलते जा रहे थे। कुछ ही दूर एक चमकती हुई गाड़ी की तरफ दोनों बढ़ गए और मैं सांसें रोक के उन्हीं की जानिब देख रहा था। जब खुद अपने घर में फितना दाखिल करोगे तो ये सब कुछ तो होगा ना। मेरे अंदर से आवाज आई और मैंने मजीद कुछ सोचे समझे बिना जल्दी से गाड़ी घर की जानिब मोड़ दी, लेकिन वो न जाने किस तरफ से मुझसे पहले ही घर पहुंच चुके थे। ये क्यों बरकत के साथ बाहर गई थी? हद है भी अम्मा, कभी कोई और कभी कोई इसके साथ आ जा रही है। ये कोई बच्चा है जो इसको इस कदर ज्यादा डर लग रहा है? मेरा गुस्सा किसी भी सूरत में कम नहीं हो रहा था। भी अम्मा मेरी तरफ मलामती नजरों से देख रही थी और मुझे शांत करने के लिए मेरी तरफ देख रही थी। मेरा सर दर्द से फट रहा था और मैं कुछ भी सोचे बिना अपने कमरे में जाकर कुंडी लगाकर बैठ चुका था। काफी देर तक सारे घर वाले कमरे के बाहर सामने खड़े होकर मुझे सुकून में रहने की कोशिश कर रहे थे। मैंने
दरवाज़ा नहीं खोला और फिर सब लोग वापस चले गए सिवाय बी अम्मा के। नादिर मेरे बच्चे, हमेशा की तरह वो मुझे एक छोटे बच्चे की तरह चमकाते हुए बोली। मैंने ही महरीन को भेजा था, मेरी दवाई खत्म हो गई थी तो वो अच्छा हुआ कि बरकत भाई रास्ते में से महरीन को भी साथ ले आए। बस इतनी सी बात है। अम्मा ने मुझे सुकून में रहने की हिदायत की। भी अम्मा कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें, मैं खुद ही कुछ देर में ठीक हो जाऊंगा। अम्मा भी बड़ी अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए मेरी तबीयत के पेश नज़र मुझे अकेला छोड़कर अपने कमरे में वापस चली गई। मैं जानता था कि वो मेरे बिना खाना भी नहीं खाएंगी, इसीलिए उनके ख्याल से मैं कुछ ही देर में कमरे से बाहर निकल गया और अम्मा जी के कमरे में जाकर कहा कि बरकत को कह दे कि वो यहाँ से चला जाए। अच्छा ठीक है, वो यहाँ से चला जाएगा। अब तुम अपने गुस्से को काबू में रखो। वो वाकई उसी रात को हमारे घर से चला गया, बिना बताए, बिना कुछ कहे। इस बात का पता मुझे सुबह चल चुका और न जाने कैसे मेरे दिल से एकदम से अजीब सी दुआ निकली। दिन गुजरते जा रहे थे। आकिफ के वालिदैन के आने में सिर्फ 2 दिन रह गए थे। मुझे बहुत बेचैनी से इंतजार था, लेकिन एक बात जो मैंने नोट की थी कि मेरी तीनों बहनें और हत्ता कि मेरी मंगेतर भी मुझसे ठीक अंदाज में बात ही नहीं कर रही थी। अम्मा जी के कहने पर मैंने सारे घर को वाइट वॉश भी करवा दिया था। दिन रात एक करके सारे काम हो रहे थे। एक रात काम कुछ ज्यादा था, इसीलिए मैंने मजदूरों से कहा कि वो आज रात यहीं पे ही काम करें। रात के तकरीबन 9 बजे के करीब मैं वी अम्मा के पास बैठा कुछ हिसाब किताब कर रहा था कि अफशीन मेरे पास आई। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि जैसे वो काफी रातों से सोई ही नहीं है। मैं उसके चेहरे की जानिब बड़े ही गौर से देख रहा था कि उसने बिल्कुल भी मुझे नहीं बुलाया। अफशीन गुड़िया, तुमने शादी पे क्या पहनना है? तुमने जो कुछ भी खरीदना हो तो बस ले लेना, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर मुझे इग्नोर कर रही थी। मैं मजीद कुछ पूछने की जाने बढ़ रहा था कि ऊपर वाले पोर्शन से एक मजदूर वहशत के मारे भागता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था। मैं उसकी तरफ देखकर हक्का बक्का रह गया। उस मजदूर के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा था। सर, नादिर भाई, वो वहां उस कमरे में जिन्नात हैं, वो शदीद हकलाते हुए कह रहा था। मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा और तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की जानिब बढ़ गया। ऊपर का मंजर इस कदर वहशतनाक था कि मैं काफी देर तो सांस लेना ही भूल गया। दूसरा मजदूर जो काम करने में कुछ देर पहले तक मशगूल था, अब पंखे के साथ उसकी गर्दन लटक रही थी। खून के छींटे जा बजा बिखरे हुए थे। मैंने कुछ देर के बाद होश की दुनिया में आते हुए उसको वहां से उतारने की कोशिश की कि वो अभी जिंदा था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, साथ ही जल्दी से रेस्क्यू वालों को कॉल की। न जाने कैसे सूरत हाल में भी मेरा दिमाग काम कर रहा था। 10 मिनट के बाद ही रेस्क्यू आ गई और उसे गाड़ी में डालकर ले गए। मेरा दिमाग तो चकरा कर रह गया था। दूसरे मजदूरों को मैंने खुद ही छुट्टी दे दी और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया कि खून की चीजें साफ करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये तो सीधा सीधा कत्ल केस बन रहा था। नीचे आकर अम्मा को सारी बात बताई। वो भी बेहद परेशान हो गई थी कि हमारे घर पर किसी ने काला जादू कर दिया है। ओहो अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये तो आपका सिर्फ वहम है। मैं गाड़ी निकालकर अस्पताल उस मजदूर के पीछे गया। वो पहले से कुछ बेहतर था। पुलिस भी आ चुकी थी। जैसे ही वो बोलने के काबिल हुआ तो उसने बताया कि हम लोग काम कर रहे थे कि अचानक छत फट गई और एक इंतहाई खौफनाक शक्ल वाला एक बाबा बड़े बालों वाला आ गया और उसने कहा कि ये हमारा कमरा है, हम जिन्नात हैं। तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई हमारे इस कमरे को तुम छेड़ो भी? हम लोग पहले तो समझे कि ये कोई डरावना ख्वाब है। बशीर तो भागकर नीचे चला गया, लेकिन मैं उनके कब्जे में आ गया। वो तादाद में बहुत ज्यादा थे, मैं उनका अंदाजा नहीं लगा सका और बस फिर उन सब ने मिलकर मुझे पटख पटख कर दीवारों के साथ मारा, फिर मुझे पंखे के साथ लटका दिया। मेरी सारी बातें सुनता रहा और फिर इन सारी बातों को महज खाम ख्याली समझते हुए इन बातों को जहन में से निकालते हुए मजदूरों का मुकम्मल खर्चा देते हुए घर वापस आ गया। घर आया तो एक नया तमाशा मेरा मुंतजर था। मेरी तीनों बहनें
اوپر والے کمرے میں جا چکی تھی اور انہوں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ اماں نے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ تینوں لڑکیاں کسی بھی صورت میں باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ میں نے بھی ہر ممکن کوشش کی لیکن بے سود۔ کچھ دیر کے بعد جب رات کے 12 بجے تو دروازہ خود ہی کھل گیا اور اندر سے فرزین، مہرین اور افشین نکل رہی تھی۔ ان کے پیچھے ایک بڑی سی چادر میں بھی کوئی تھا۔ میرے ضبط نے جواب دے دیا اور میں بھاگ کر اس کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی اس کے اوپر سے چادر ہٹی تو وہ تو کوئی جن تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ میں تم سے تمہاری جان لینے آیا ہوں، وہ ایک چٹیل سی آواز میں بولا اور میں اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ وہ واقعی کوئی جن تھا، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا، اسی لیے جیسے ہی میں آگے بڑھا میں اس پر حملہ آور ہو سکوں۔ لیکن یہ کیا؟ میرا ہاتھ ہوا میں معلق ہو گیا اور میں نے اپنے ہاتھ کو واپس اپنی طرف ہی مڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ ایک دم سے میرے اندر سے گزر گئے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابھی میں صورتحال کو سمجھ ہی رہا تھا کہ وہ جن ایک دم سے اپنی شکل بدلنے لگا اور وہ اس باب برکت میں تبدیل ہو گیا۔ میں اس کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ میں مزید کیا سوچتا یا کیا کہتا۔ وہ ایک دم سے میرے اوپر جھپٹا اور میری تینوں بہنوں کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے کہکہے لگانے لگا۔ یہ سب لوگ اب میرے قبضے میں ہیں، اسی لیے مجھ سے جان چھڑوانا بے حد مشکل ہے۔ تم لوگوں نے میرے گھر کو نہیں چھوڑا، اسی لیے میں یہاں کے مکینوں کو اب کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑوں گا۔ بس اور نہ کچھ سننا ہے اور نہ ہی کچھ اور سوچنا ہے۔ آپ سب لوگ یہاں سے اب جا سکتے ہیں۔ میں ہکا بکا سب کی طرف اس انداز میں دیکھ رہا تھا کہ میری دماغی حالت پر سب لوگ شک کر رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے اسے بے شمار سنائی جتنی میں سنا سکتا تھا، لیکن وہ جواب میں بس ہنستا رہا اور کچھ بھی نہ کہا تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میری تینوں بہنیں آگے بڑھی اور مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ میں ان کے منہ کی طرف دیکھتے ہوئے خاموشی سے باہر نکل گیا۔ دروازہ زور سے بند ہو چکا تھا اور اندر سے کبھی ہنسنے اور کبھی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بی اماں میرے ساتھ ہی باہر نکل آئیں اور کہنے لگیں کہ جو کچھ ان تینوں کے باپ نے اپنی جوانی میں کیا، آج وہی کچھ لوٹ کر اس کی بچیوں کی طرف آ رہا ہے۔ میں اماں جی کی بات سن کر ان کے منہ کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب میرے ہوش قائم ہوئے تو میں نے اماں جی سے پوچھا۔ وہ بتانے لگی کہ یہ تینوں تمہاری سگی بہنیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ساری تمہاری ماموں کی بیٹیاں ہیں۔ ایک کار حادثے میں تمہارے ماموں مومانی کی وفات ہو گئی اور پھر یہ ساری میری ذمہ داری بن گئی۔ تمہیں بھی اسی لیے کبھی بھی کچھ نہیں بتایا کہ کہیں تمہارے دل میں کوئی ایسی بات نہ آ جائے جو تمہارے اور ان بہنوں کے رشتے میں درار ڈال دے۔ لیکن اماں اب یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے پھر ایک اور سوال داغ دیا۔ یہ صرف اتنا سا ہو رہا ہے کہ میرے بھائی کو کالے جادو کا بے حد شوق تھا۔ وہ اپنے اس جادو والی عادت سے اس قدر شغف رکھتا تھا کہ ہر وقت اسی کام میں مشغول رہتا تھا۔ اور پھر ایک دن ایک لڑکی جو کہ اس کے پاس ہی کالے جادو کے لیے آئی تھی، لیکن اس کو یہ کالا جادو اپنے شوہر کے لیے کروانا تھا۔ وہ لڑکی بے حد پیاری تھی، اسی لیے میرا بھائی اس پر عاشق ہو گیا۔ وہ اس قدر بھائی کے حواسوں پر چھا گئی تھی کہ اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا ماں سوائے اس لڑکی کی۔ لیکن حقیقت میں وہ لڑکی ایک جن ذاتی تھی اور بھائی سے کالے جادو کے بارے میں ہی معلومات لینے کے لیے کسی اور کے کہنے پر یہاں آئی تھی۔ بس پھر جب بھائی کا جادو ٹونے والا کام اپنے عروج پر پہنچا تو اس نے میرے بھائی کے گھر کو برباد کر کے رکھ دیا۔ ایک شام وہ دونوں کہیں جا رہے تھے اور رستے میں نہ جانے کیسے ایک اندیکھے ٹرک کے نیچے آ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیکن بھائی کی روح در بدر پھرتی رہی اور بھٹکتی رہی۔ وہ اسی کمرے میں جادو کیا کرتا تھا۔ پھر ان کی وفات کے بعد ہم نے یہ کمرہ بھی نہیں کھولا تھا، لیکن تم نے اس بابے کو گھر میں بلا کر ہمیشہ سے بند کمرے کو کھول کر ہر طرف بربادی مچا دی۔ اب نہ جانے کس کی جان جائے گی، تو تبھی کہیں جا کر ہماری جانیں بھی چھوٹیں گی۔ اماں مسلسل روئی جا رہی تھی اور ان کے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جا رہے تھے۔ اب کیا کریں؟ لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میری بس یہی دعائیں تھیں کہ کسی بھی صورت میں عاقف کے والدین کچھ دنوں کے لیے ابھی ملک واپس نہ آئیں، اور میری دعائیں قبول ہوئی۔ وہ مزید 1 ماہ تک واپس نہیں آ رہے تھے۔ اب تو عاقف بھی کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہو چکا تھا، لیکن اس کا رویہ میرے ساتھ جوں کا توں تھا۔ میں نے ایک دفعہ پھر سے اماں سے اس مسئلے کا حل جاننے کی کوشش کی، اور پھر میرے ذہن میں یہی بات آئی کہ کسی
عامل سے ملنا چاہیے تاکہ وہی اس مسئلے کا کوئی پراثر سا حل نکال سکے۔ میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ بہت پہلے سننے میں آتا تھا کہ جہاں آبادی کم ہوتی ہے وہاں پر یہ چڑیلیں بھوت پریت بسیرا کر لیتی ہیں، لیکن جہاں آبادی زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پر ان کے رہنے کے مواقع بے حد کم ہو جاتے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا کہ مطلب اگر ہم اوپر والے پورشن کو آباد کر دیں تو پھر یہاں پر ان چیزوں کا بسیرا کم ہو جائے گا، لیکن کیسے آباد کریں؟ کہاں سے کوئی یہاں پر رہنے کے لیے آئے گا؟ اسی اثنا میں اوپر والے پورشن سے میری بہنوں کی چیخ و پکار اور مدد کی اپیل کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے بے تحاشا بھاگتا ہوا اوپر والے کمرے کی جانب بڑھا اور پھر چیختی چلاتی بہنوں کو ایک دم سے کھینچ کر باہر نکالا۔ بہت ہی دکھ اور غم کے عالم میں جب ان کو باہر نکالا تو شرم کے مارے آنکھیں جھک گئی۔ ان کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور چہرے پر ناخنوں کے بے شمار نشانات تھے۔ میں دل تھام کر وہیں پر ہی ڈھہ سا گیا۔ مجھے دیکھتے ہی تینوں باہر کسی چھلاوے کی من اچھل کر آ گئے اور آتے ہی میرے ساتھ لگ کر بے حساب رونے لگی۔ میرے پاس تو تسلی کے الفاظ بھی نہیں۔ ہم سب بہن بھائیوں کو اپنے اپنے طور پر اپنے بچپن کے سارے واقعات ایک ایک کر کے یاد آنے لگے۔ بے حد شرارتیں، محبتیں، شاید کسی کی نظر ہی کھا گئی ہم سب کو، اسی لیے یہ صورتحال رہی تھی۔ میں نے بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کو بی اماں کے کمرے میں جانے کو کہا۔ خود اس کمرے کو تالا لگا دیا۔ بند کمرے سے مسلسل ہنسنے اور پھر رونے کی آوازیں آتی رہیں۔ رات بھر ایسی ہی بے چینی میں گزری، ایک بھی نفس سو نہیں سکا۔ وقت تو گزرتا ہی جا رہا تھا۔ عاقف ایک دن گھر آ گیا اور پوچھنے لگا کہ تیاریاں کہاں تک پہنچی۔ ہم لوگ بی اماں کے ساتھ ہی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ہی میرین چائے لے کر آ گئی۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی مجھے اس بات کے لیے بیدار کر رہی تھی کہ کچھ بے حد برا ہونے والا ہے۔ عاقف نے میرین کے سر پر ہاتھ رکھنے لگا تو اس کے ہاتھوں کی جنبش بے حد زیادہ ہو گئی۔ وہ کسی سوکھے پتے کی مانند کانپ رہی تھی کیونکہ عاقف کی شکل میں برکت آ چکا تھا اور برکت کے ہاتھوں میں میرین جھولنے لگ گئی تھی۔ اس کی سانسیں بند ہونے لگیں۔ مزید یہ کہ جب کوئی چارہ نہیں رہا تو میں آگے بڑھ کر میرین کو دیکھنے لگا۔ وہ مکمل طور پر ٹھنڈی پڑ چکی تھی اور مزید یہ کہ اس کی سانسیں بھی بند ہو رہی تھی۔ میں رونے لگ گیا۔ عاقف یہ ساری صورتحال دیکھ کر بے حد پریشان ہو گیا۔ اس نے مجھے ایک ہاتھ سے پکڑا اور پھر مجھ سے ساری باتیں پوچھنے لگ گیا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے فی الفور ساری بات بتا دی۔ وہ بے حد حیرانگی سے میری طرف دیکھ رہا تھا اور میں اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت دیکھ کر بہت کچھ سمجھنے پر مجبور ہو رہا تھا۔ اچانک ہی نہ جانے اس کے پیروں میں اس قدر درد کیوں شروع ہو گیا۔ وہ درد سے دوہرا ہو گیا۔ میرے لیے تو سارے امتحانات ہی تھے، پر میں کبھی دائیں دیکھتا کبھی بائیں، پھر ایک طرف عاقف اور دوسری طرف میرین۔ بی اماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ماموں مرحوم کو کوس رہی تھی۔ میں تنہا سب کو بیک وقت سنبھالنے میں مصروف تھا۔ میں کیا کرتا کہ ہر طرف اس قدر وحشت تھی کہ میری ساری رگیں بار بار پھڑک رہی تھی۔ میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ ایک دم سے میرے ذہن میں مدرسے کا منظر گھوم گیا۔ میں ابا کی وفات کے وقت محض 3 سال کا تھا، اسی لیے 3 بہنیں اور مہری کفالت کوئی آسان کام نہیں تھی۔ اماں نے بہنوں کو گھر میں جبکہ مجھے قریبی مدرسے میں کروا دیا۔ میں مدرسے بہت قریب ہونے کے باوجود مہینے میں صرف ایک ہی دفعہ آیا کرتا تھا، کیونکہ گھر میں بہت کچھ نہیں تھا کھانے پینے کو، اسی لیے اماں اور بہنیں بڑی ہی مشکل سے گزارا کرتی تھی۔ 5ویں کے بعد میں نے ایک اسکول میں داخلہ لیا اور جیسے تیسے کر کے میٹرک کر لیا۔ ابا چونکہ ایک پٹواری تھے اسی لیے ان کی جگہ پر ہی مجھے نوکری مل گئی۔ اگرچہ یہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں تھی، لیکن بہرحال یہ میرے لیے اس وقت کی اہم ضرورت تھی، اس لیے میں نے بڑی ہی محبت اور جان فشانی سے کام کیا۔ تینوں بہنوں کو پڑھایا۔ حالات پہلے سے کافی بہتر ہو گئے تھے، اسی لیے گھر کو نئے انداز میں بنایا۔ پہلے ماموں لوگ بھی امی کے ساتھ ہی رہتے تھے، کیونکہ ابا کی وفات کے بعد ہم لوگ اکیلے ہو گئے تھے، اسی لیے ماموں لوگ یہاں آ کر رہنے لگے اور یہیں پر ہی ماموں نے اوپر والے پورشن کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ بس پھر جب کچھ سال گزرے تو ماموں لوگ بھی چل بسے اور ہم لوگ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہی نہ رہا کہ یہ ساری میری ماموں زاد ہیں، بلکہ میرے ذہن سے ہی نکل گیا۔ حقیقت آج کھلی تھی اور جب سب کچھ سامنے آ گیا تو پھر کچھ بچا ہی نہیں۔ اب مدرسے کو یاد کرتے ہوئے مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ میرے بچپن میں مولوی صاحب کے پاس چند خواتین آئی تھیں، جن کے ساتھ ایک جوان اور بہت خوبصورت لڑکی بھی تھی۔
उस लड़की के अंदर जिन्नात का ऐसा बसेरा था कि बड़े बड़े आमिल और पीर उसका इलाज नहीं कर सके। फिर हमारे उस्ताद मोहतरम ने उस बारे में पता चलाया तो उसे यहाँ लिया। फिर जब यहाँ आए तो उस लड़की को कहा कि जाओ, ये सारा मदरसा तुम्हारे हवाले है, जाओ, इसमें तुमने जितनी भी तबाही मचानी है मचा लो। वो लड़की उठी और उसने सबसे पहले मौलवी साहब पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जब कोई बात यहाँ गलती हुई नजर नहीं आई तो फिर वो सारे कमरों में चली गई। वहां पर तोड़ फोड़ की इंतजामिया मस्जिद उस्ताद मोहतरम को देख रही थी और वो जेरे लब मुस्कुरा रहे थे। जब वो मुस्कुरा रहे थे तब तक वो लड़की बाहर निकल आई और गरजदार आवाज में बोली कि मैं इस मदरसे को ही तोड़ना चाहती हूँ। बस यही बात हुई और वो जैसे ही आगे बढ़ने लगी तो मौलवी साहब सूरज जिन की तिलावत शुरू कर चुके थे। वो तिलावत इंतहाई खूबसूरत और पुरनम आवाज में कर रहे थे कि हर चीज ठहरती हुई मालूम हो रही थी। बस फिर क्या था, वो लड़की सर झुकाए हुए वापस आ गई और ऊंची आवाज में रोने लगी। जब तक तिलावत खत्म हुई वो लड़की सर झुकाकर मौलवी साहब के कदमों में बैठ चुकी थी। मौलवी साहब ने उसके सर पर हाथ रखा और फिर उसके कान में मुख्तलिफ आयात पढ़ी और वो जैसे जैसे तिलावत सुनती जा रही थी उसके जहन पर कुछ ऐसे असरात पाए गए कि वो फिर किसी तरफ भी जा नहीं सकी। बस सर को झुकाए खामोशी से तिलावत को सुन रही थी। 24 घंटे मुसलसल सब जागते रहे। सारे मदरसे के बच्चों को कहा गया कि सब ऊंची आवाज में तिलावत करें। सब रुककर तिलावत करते रहे कि सारे जन्नात भाग जाएंगे और हकीकत में ऐसा ही हुआ। ऐसी पुरनूर फिजा पैदा हो गई कि सारे डर और खौफ उस लड़की के दिमाग से निकल चुके थे। वो अगले दिन नमाज पढ़ने लगी और फिर बाकायदगी से तिलावत भी करती थी। बस ये सारा वाक़या जब मुझे याद आया तो मेरे जहन में यही आया कि हम भी ये करके देखते हैं। मैंने करीबी मदरसे के बच्चों और मौलवी साहब को अपने घर दावत दी, सारी बात बताई और फिर सुबह से लेकर रात तक तिलावत होती रही। ऐसी पुरनम आवाज थी कि सबके आंसू ही निकलते जा रहे थे। 24 घंटों की तिलावत के बाद कहीं जाकर मेरी बहनें अपनी असली हालत में आईं। ऊपर वाले कमरे में बैठकर सारी तिलावत हुई। मौलाना साहब ने फरमाया कि अब यहाँ पर कोई भूत परेत, ना कोई आसेब और ना ही कोई जिन है। सब के सब यहाँ से भाग गए हैं, लेकिन उनके दोबारा वापस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए हर लम्हा एहतियात करना होगी। खुदा का शुक्र अदा किया, कुछ दिनों के बाद आकिफ के वालिदैन भी वापस आ गए। शादी की तारीख तय पा गई और मैं बड़ी धूमधाम से बारात लेकर महजबी की दहलीज पर था। मैं जिंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन दिन था ये। उस दिन मैं इतना खुश था कि मुझे कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था। फरजीन आकिफ के घर चली गई। महजबी दुल्हन बनी बैठी थी और मेरा इंतजार कर रही थी कि मुझे चंद दोस्तों ने घेर लिया। हंसी मजाक का दौर चल निकला और वक्त कब कटा मुझे पता ही नहीं चला। मुझसे पहले ही अफशीन कमरे में चली गई। बेतहाशा ही अपनी बहनों पर प्यार आ गया। मैं दोस्तों को मजीद वक्त देने में मसरूफ हो गया। जब ही महजबी कमरे से चीखों की आवाजें आने लगी, मैंने दोस्तों को एक तरफ किया और भागता हुआ उस तरफ चल दिया, लेकिन जैसे ही मैं कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां पर अफशीन खड़ी थी। उसकी आंखों में इस कदर वहशत थी कि मैं ज्यादा देर तक उसकी आंखों की तरफ देख नहीं सका। वो वहशत के मारे आंखें मुझ पर गाड़े भागती हुई नीचे को चली गई। महजबी को ये कमरा बहुत पसंद था और अब तो वैसे भी उस कमरे में कोई मसला ही नहीं था, इसीलिए महजबी की फरमाइश पर मैंने उस कमरे को हम दोनों के लिए तैयार करवाया था। मैं भागते हुए कमरे में गया तो महजबी औंधे मुंह पड़ी हुई थी और जोर जोर से सांस इस अंदाज में ले रही थी गोया अभी उसकी जान निकल जाएगी। मैं इस कदर ज्यादा परेशान हुआ कि मैंने महजबी को बाजू में उठाया और उस धान पान सी लड़की को गाड़ी में डालकर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर के पास पहुंचते उसका मुआयना हुआ और साथ ही कहा कि किसी खूनखार जानवर ने हमला किया है। फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि उसने इनकी जान नहीं ली, बल्कि इनको यूं तड़पाने का मकसद कुछ और नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मारना है। मैं ये सब कुछ सुन रहा था और साथ ही मेरे जहन में बरकत का खाका उभर आया कि हो ना हो ये उसी का काम है। कुछ देर के बाद महजबी को कुछ होश आया और वो बार बार अफशीन का नाम लेकर कहती थी कि उसने किसी और रूप में आकर मेरी जान लेने की कोशिश की है। मैं ये सब कुछ सुनकर हैरान रह गया कि अफशीन ये सब कुछ भला क्यों करेगी। फिर कुछ देर ही गुजरी थी कि महजबी ने चीखना शुरू कर दिया और वो भाई को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, इसीलिए जल्दी घर चले। मैं इस नई नवेली दुल्हन को, जिसके उरूसी लिबास पर अभी कोई शिकन भी नहीं पड़ी थी,
جلدی سے لے کر گھر کی جانب گاڑی دوڑا دی۔ راستے میں عاقب کو کال کی، اس نے بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ گھر کی طرف آ گئے۔ گھر آئے تو بہت سارے مہمان جا چکے تھے۔ افشین کسی شیرنی کی طرح مہجبی پر جھپٹی اور اسے لہو لہان کرنے کی ایک اور کوشش کرنے لگی، لیکن درمیان میں آ گیا اور افشین کو بہت ہی پیار سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، ابھی سے نہیں ازل سے۔ میں تمہارے ساتھ کسی کو بھی بانٹ نہیں سکتی، اسی لیے تم یہ سارے کام چھوڑ کر میرے ساتھ نکاح کرو۔ میں افشین کی باتیں سن کر اس قدر ششدر رہ گیا کہ میرے حواس ہی جاتے رہے۔ افشین تو سب سے چھوٹی تھی، اسی لیے اس کے ساتھ تو زندگی کے جتنے بھی لمحات بیتے تھے وہ بڑے ہی شاندار تھے کہ چھوٹی کی شرارتیں بھی بڑی ہی مثالی ہوتی تھی۔ میں نے جیسے اس کی باتیں سنی تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کے منہ پر اتنے تماچے مارے کہ اس کے چہرے پر پھیلی سرخی سفیدی میں بدل گئی۔ ایک دفعہ ہم نے بہت اونچی آواز میں تلاوت شروع کر دی، سورہ اخلاص پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے پڑھتے جا رہے تھے افشین اپنے حواسوں پر قائم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے میں سیاہی آ رہی تھی، وہ بھی آہستہ آہستہ سفیدی میں بدلتی جا رہی تھی۔ وہ ہوش میں آئی اور سب سے پہلے تو اپنے چہرے کا یہ حال دیکھ کر بے حد پریشان ہوئی اور پھر مجھ سے اور مہجبی سے معافیا مانگنے لگی۔ ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ جو دم والا پانی اسے پینے کے لیے دیا تھا وہ اس سے کہیں گر گیا تھا، اسی لیے صحیح اثرات پھر سے اس پر نمودار ہو رہے تھے۔ بس پھر اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ ایسا کبھی بھی کچھ نہیں کرے گی، لیکن میں نے اماں کی اجازت سے اس گھر کو کچھ دنوں کے بعد بیچ کر ایک نیا گھر خرید لیا اور افشین اور مہرین کی بھی شادیاں کر دی تھی، الحمدللہ۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔